हमारे इस खास कार्यक्रम सिटी हॉल में। और आज हम अपने प्रोग्राम में स्पेशल लेकर आए हैं नया वर्ष, न्यू ईयर स्पेशल प्रोग्राम आज हमने आपके लिए रखा है। और आज के प्रोग्राम में, आज के कार्यक्रम में, जैसे कि हमारी सनातन विधा रही है कि नया वर्ष या हमारा भविष्य कुछ भी हो, हम ज्योतिष विद्या से हमेशा जुड़े रहते हैं और हम अपने भविष्य के तस्वीर को एक ज्योतिष के रूप में देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे भविष्य में होने क्या वाला है। तो दोस्तों, आज हम अपने प्रोग्राम सिटी हॉल में हमारे साथ हैं हमारे ही शहर के कुछ जाने माने ज्योतिष। हमारे साथ हैं पंडित एस लव पांडे जी, जो कि श्री गुरुदेव हिंदू पंचांग के संपादक हैं। और ये पंचांग नया पंचांग है और छतरपुर में काफी हद तक और दूसरे पंचांगों के ऊपर जा रहा है। और इसमें काफी चीजें ऐसी बताई गई हैं जो शायद कम ही दूसरे पंचांगों में बताई जा रही है। हमारे साथ दूसरे हमारे ज्योतिष जी हैं आचार्य रमेश चंद्र दीक्षित जी, जो कर्मकांड विशेषज्ञ हैं। और साथ में है आचार्य ओम प्रकाश शर्मा जी, महर्षि विद्यापीठ के प्राचार्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम सिटी हॉल में। और सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे कि हमने अभी बताया कि आज सिटी हॉल में हम हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे नगर के लोग हैं, उनको बताना चाहते हैं कि मतलब ज्योतिष विद्या के रूप में, ज्योतिष विद्या की नज़र में हमारा अगला साल हर तरीके से, राजनीतिक तरीका हो या क्लाइमेट हो, हमारा मौसम हो, और या फिर आर्थिक स्थिति हो, या किसी भी प्रकार की परेशानी या किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट हो, वो कैसे जाने वाला है नए वर्ष के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार नए वर्ष में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले पांडे जी, आपसे पूछना चाहेंगे 2015 का जो आगमन है वो कैसा रहने वाला है। देखिए, इस वर्ष 2015 का जो छतरपुर की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो ये कन्या लग्न में प्रवेश हुआ है। और ये कन्या लग्न बुध का लग्न है। और साथ में बुध जो लग्नेश है, हमारा जो छतरपुर की जो राशि की सबसे देखा जाए तो मिथुन राशि हो रहा है। तो लेकिन जो लग्न प्रवेश होता है उससे अगर राशि देखा जाता है तो ये दशम भाव का योग बन रहा है। जो दशम भाव राज्य से संबंधित है और दशम भाव कार्य से संबंधित है। तो इस वर्ष जो एंट्रेंस जो बुध वाणिज्य ग्रह है और साथ में विकास ग्रह भी है, बुद्धि का विकास ग्रह है। तो इस वर्ष ये जो एंट्रेंस है न्यू ईयर का जिस तरीके से हो रहा है, इसमें काफ़ी चीज़ें की जो बुद्धि का विकास, यानी कि हमारे छतरपुर में अधिक से अधिक कुछ ऐसे शैक्षणिक संस्थान में कुछ हमारे टैलेंट बच्चे आएंगे जो हमारा जिले के नाम की रोशन करेंगे। और साथ में वाणिज्य ग्रह भी हम कहते हैं कि तो इस वर्ष हमारे ये छतरपुर जो जिला जो है हमारा प्रदेश लेवल में वाणिज्य में भी थोड़ा 2 कदम आगे ही रहेंगे। बाजार व्यापार वगैरह सब रहने वाला है, वो इस वर्ष काफी अच्छा होगा। और साथ में एक चीज और है कि जो राज्य से संबंधित होता है दशम भाव, तो हमारे छतरपुर को प्रदेश सरकार की मदद बहुत ज्यादा मिलेगी जो जिला को, जिसकी वजह से हमारा जिला का अधिक से अधिक विकास होने का दिख रहा है। जो ये एंट्रेंस बहुत शुभ है, बहुत पॉजिटिव है एंट्रेंस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 2015 का आगमन काफी शुभ समझ में आ रहा है। और सुख समृद्धि के विचार में आप क्या कहना चाहेंगे। सुख समृद्धि के विचार में हम देखते हैं कि हमारा जो लग्न के आधार पर इसका जो लाभ का स्वामी है वो चंद्रमा है। और चंद्रमा लग्न से अष्टम में है, लेकिन राशि से एकादश है, यानी कि छतरपुर की राशि से एकादश है। जो जिस कुंडली में हमारा विचार, ज्योतिष ग्रंथ में विचार ये आता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर पर्सन से आप कुंडली का रिसर्च करते हैं तो हमारा पर्टिकुलर प्लेस छतरपुर के अनुसार राशि का स्वामी जो एकादश भाव में है, तो ये बहुत लाभ होगा, जिससे हमारा विकास के साथ साथ आर्थिक स्थिति। और साथ में आपने जो प्रश्न पूछा है उसके अनुसार ये बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव है। अच्छी बात है। छतरपुर के नगरवासियों के लिए बहुत ही शुभ सूचना है कि 2015 का जो आगमन है वो बहुत ही सुख समृद्धि लेकर आ रहा है। और जैसे कि पंडित जी ने बताया कि 2015 में वाणिज्य को लेकर, मतलब व्यापार संबंधी जो छतरपुर जिले का व्यापार है वो काफी हद तक ऊंचाइयों तक जाने वाला है। और साथ ही में उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में छतरपुर के जो मतलब जो एजुकेशनिस्ट है, शिक्षक है या छात्र है, वो बहुत ही ऊंचा नाम कमाने वाले हैं। निश्चित रूप से जी, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। अब हम अगला प्रश्न हमारे आचार्य जी दीक्षित जी से पूछना चाहेंगे
कि 2015 की आर्थिक स्थिति क्या रहने वाली है, या खेती को लेकर, कृषि को लेकर क्या होने वाला है? हाँ, ऐसा है कि 2015 हमारे जैसे ही मकर के सूर्य 14 जनवरी से प्रारंभ हो जाते हैं, जी। तो कृषि के हिसाब से जो राशि में जिस प्रकार से प्रवेश कर रहे हैं मकर में, तो उसका जो उच्च का स्वामी है बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए जो गेहूं का उपार्जन है या उससे संबंधित जो आगे आने वाली जो फसलें हैं, वो मौसम के हिसाब से उनको अनुकूलता रहेगी और वो बहुत अच्छी पैदावार देने वाली होंगी। और उसके साथ साथ में ये है कि जैसे बृहस्पति का इस समय कर्क राशि में जो चल रहे हैं, तो कर्क राशि में बृहस्पति होने से जो पीला धान्य है, पीले धान्य में जैसे चना है और गेहूं भी पीले में ही आता है, इसलिए जो पीला धान्य है उसके लिए विशेष करके अच्छी पैदावार होगी और अच्छा उसका विकास होगा। और साथ में आपने जो प्रश्न किया कि आर्थिक स्थिति की क्या स्थिति होगी, तो हमारे इस ज्योतिष के हिसाब से हमने जो इसका आकलन किया है आर्थिक स्थिति का, तो आर्थिक स्थिति के लिए हमेशा जो पिछला जो समय चल रहा था उस समय से उत्तरोत्तर आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और जो हमारे विद्यार्थीगण होंगे या उससे जुड़े हुए अर्थशास्त्री होंगे, उनको उससे अधिक लाभ आगे बढ़ने के और ऊपर बढ़ने के, ऊंचाई छूने के उनको मौके मिलेंगे। इस प्रकार से यह 2015 हमारे देश के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही उत्तम और लाभकारी दिखाई। जी बिल्कुल, जैसे 2015 के आगमन से पहले ही कृषि के लिए एक फायदे की बात हुई। मौसम विभाग से हम जाने तो बारिश का सीजन, मतलब बारिश हो गई है, जो फसल के लिए काफी ज्यादा मतलब फायदेमंद बताई जा रही है। तो वही अनुकूलता है कि बारिश होना और समय का, मौसम का अनुकूल होना, ठंडा अच्छी पड़ना, जिससे उस पैदावार में उसकी वृद्धि होगी। मतलब जैसे कि पांडे जी ने बताया 2015 का आगमन बहुत अच्छे होने वाला है, और उसी तरीके से दीक्षित जी ने भी हमें बताया कि कृषि संबंधित जो 2015 में रहने वाला है भविष्य हमारा, वो भी अनुकूल ही रहने वाला है 2015 में। और जानते हैं शर्मा जी से कुछ राजनीतिक विचार। बताइए आप कि 2015 में राजनीति ऑल ओवर क्या रहने वाली है? जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है जी, तो 2015 में जो ग्रह दशाएं हैं, तारीख 12 जनवरी से गुरु बकरी होने वाले हैं। जी जी। और बकरी होने के कारण राजनीति में, प्रदेश की जो राजनीति है उसमें कुछ उथल पुथल होने की संभावना है। उथल पुथल मतलब जैसे पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो पंचायत चुनाव में बहुत अच्छे लोग चुन करके आने वाले हैं, और वो ऐसे लोग चुन के आने वाले हैं कि जिससे जो है वो अपने गांव का तो विकास करेंगे, लेकिन साथ में जो हमारा छतरपुर है, इस छतरपुर का बहुत अच्छा विकास होगा। और केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, दोनों लोगों के द्वारा ये जो 2015 है, ये दोनों सरकारें मिलकर के, केंद्र सरकार प्लस प्रदेश सरकार, दोनों मिलकर के हमारे जो छतरपुर का विकास है बहुत अच्छा होने वाला है। कोई ना कोई बहुत अच्छा कार्य होने वाला है, या कोई ना कोई ऐसा कोई विशाल कार्यक्रम शुरू होने वाला है जिससे हमारे छतरपुर की जनता के लिए, ग्रामीण जनता के लिए, शिक्षा के लिए, सब क्षेत्रों में जिससे बड़ा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। और वैसे भी राजनीतिक हो या कोई भी विचार हो या कैसा भी हम किसी भी प्रकार से देखें, तो भारत देश की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो एक ग्राम होता है। तो देश के चुनाव होने के बाद, प्रदेश के चुनाव और नगरीय चुनाव होने के बाद सबकी नजर है ग्राम पंचायत के चुनाव में। और अब सब जानना चाहते हैं कि आखिर ग्राम पंचायत के जो चुनाव है उनका रिजल्ट क्या होगा, उनका क्या होगा, कैसे होगा राजनीति? उनका जो रिजल्ट है जी बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। हाँ। जैसा अभी तक चुनाव में रिजल्ट देखा तुमने, हमारे अनुकूल ही होगा, हमारे अनुकूल होगा। और जो लोग चुन करके आएंगे वो बहुत अच्छे लोग आएंगे। और उसके अलावा जो है, जो उनका कार्यक्रम रहेगा, जो उनका काम रहेगा, वो गांव के प्रति बहुत अच्छी भावना के साथ में जो है अपने गांव का विकास करेंगे। जी बिल्कुल। पंडित जी, जानना चाहेंगे कि हमारी देश की राजनीति में आखिर क्या होने वाला है 2015 में? नरेंद्र मोदी जी का मतलब सत्ता है उनकी, और जानना चाहेंगे कि आखिर क्या ऐसा होने वाला है, कुछ विकास किस प्रकार से एकदम चेंज होने वाला है? जैसे जहाँ तक केंद्र सरकार की बात करें जी, तो केंद्र सरकार में जो है
14 मार्च से शनि वृश्चिक राशि में आ रहे हैं, जी जी जो बकरी हो रहे हैं। इसके कारण से जो अभी वर्तमान में जो हमने देखा पिछले दिनों में कि लोकसभा और राज्यसभा में बड़ा अशांति रही, बहुत अशांति रही, बिल्कुल। लोगों ने कोई काम नहीं होने दिया, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। जी। लेकिन जो आने वाला 2015 है, इसमें जो ये 14 मार्च से जो शनि वृश्चिक राशि में होकर के जो बकरी हो रहे हैं दिन में 10:32 पर, इससे जो है केंद्र सरकार की जो राज्यसभा है और लोकसभा है, आने वाली जो सभाएं होगी उसमें जो विघ्न थे वो विघ्न नहीं होना है और बहुत अच्छे कार्य इस पे जो है पारित होने की संभावना है। जी बिल्कुल शर्मा जी, बहुत अच्छा बताया आपने कि राजनीतिक प्रदेश में उथल पुथल होने वाली है कुछ, और भविष्य में देखते हैं 2015 में क्या होता है। और साथ ही में ग्राम पंचायत जो हमारे चुनाव होने वाले हैं उनके बहुत शुभ संकेत बताए हैं कि जैसी भी अनुकूल राजनीति हम ग्राम में चाहते हैं, जैसे हम अपने नेता चाहते हैं, वैसे उस तरह के लोग आएंगे। बिल्कुल उस तरह के लोग हमें मिलने वाले हैं, जो कि विकास का एक सीधा संकेत है हमारे लिए कि जो हम जैसे अनुकूलन चाहते हैं उसी प्रकार से चेंज होंगे और उसी प्रकार से विकास बढ़ेगा, व्यक्ति के अनुरूप कार्य होगा, बहुत अच्छा कार्य होगा। बिल्कुल। तो हमने जाना आज अभी पांडे जी ने बताया कि 2015 का आगमन बहुत शुभ होने वाला है, और जैसे ही उन्होंने बताया कि आगमन बहुत शुभ होने वाला है, वैसे ही दीक्षित जी और शर्मा जी ने भी आगे प्रश्नों के बहुत ही शुभ संकेत दिए हैं कि कृषि और आर्थिक बहुत शुभ होने वाला है और राजनीति भी बहुत शुभ संकेत दे रही है। तो अभी हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे चर्चा जारी रखेंगे और भी जानेंगे कि आखिर 2015 में क्या क्या होने वाला है हमारे ज्योतिषियों से। रुकते हैं थोड़े छोटे से ब्रेक के लिए। ऑफिस और काम की थकान के बाद मन चाहता है सुकून के 2 पल, और इन्हीं पलों के लिए जिंदगी की जमा पूंजी में से हम देखते हैं एक हसीन और सुरक्षित आशियाने का ख्वाब। हम बदलते हैं आपके ख्वाबों को हकीकत में, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है। पेप्टिक टाउन, कल के लिए एक सुरक्षित निवेश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सिटी हॉल में। और जैसे कि नव वर्ष का स्पेशल नया वर्ष आज हम मना रहे हैं, हमारे जितने भी नगर के प्रतिष्ठित ज्योतिष हैं हमारे साथ में, और उनसे जान रहे हैं कि 2015 हमारे लिए ज्योतिष विद्या के रूप में, ज्योतिष विद्या की नज़र में कैसा रहने वाला है। और पांडे जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने अपना पंचांग श्री गुरुदेव हिंदू पंचांग के आप संपादक हैं, तो क्या जरूरत क्या पड़ी इस पंचांग की? इतने अच्छे लाला राम स्वरूप पंचांग, मतलब GD एंड सन्स का काफी अच्छा पंचांग और काफी पुराना पंचांग है, तो ये पंचांग में ऐसा स्पेशल क्या है? आपने प्रश्न सही पूछा कि हमें जरूरत क्यों पड़ी। जी, सबसे पहले कि लाला राम स्वरूप और GD एंड सन्स सुभाष पंचांग और ये जितने एक विश्व हिंदू पंचांग, ये जितने भी पंचांग है सब जबलपुर स्टैंडर्ड टाइम से बना है, और हम छतरपुर में है। और दूसरी बात, छतरपुर बुंदेलखंड का एक महत्वपूर्ण शहर है, जी, जो कि बुंदेलखंड जबलपुर में, जबलपुर जो है बुंदेलखंड के एरिया में नहीं आते हैं। और हम बुंदेलखंड के लिए क्या हमने यही सोचा कि इतना बड़ा बुंदेलखंड एरिया जो कि विशेष राज्य की एक डिमांड है, क्यों ना अभी से हमारा इस बुंदेलखंड में भी कोई विद्युत होने का एक हम प्रयास करें कि नहीं, हम भी कम नहीं है, क्या हम ये नहीं कि जबलपुर पंचांग के ही लेके हम काम करें। तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि हमारे छतरपुर है, ये राजा छत्रसाल की नगरी है, और विश्वनाथ सिंह जोदेव जो है, इससे पहले जो राजा छत्रसाल बहुत ही ज्योतिष और आध्यात्मिक शास्त्र की बहुत अध्ययन करते थे, क्योंकि आज भी लाइब्रेरी देखिए, वो अनेक हमारे ज्योतिष और सनातन धर्म की संस्कृति की अनेक ग्रंथ है। तो यानी कि जहाँ ये राज से, और तीसरी बात है कि ये छतरपुर जो हमारा छत्रसाल की नगरी में कई विद्वान ऐसे भी हैं
लेकिन हमें बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि ये पंचांग हमारा स्टैंडर्ड टाइम छतरपुर के अनुसार हो, ताकि हम दूसरे स्टैंडर्ड टाइम से लेके कुछ ना कुछ अंतर हो जाता है। मतलब कि तात्पर्य ये कि बुंदेलखंड का पहला पंचांग जो है वो आप हाँ। प्रकाशित करना चाहते थे। बिल्कुल। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपने बोला कि छतरपुर के घर घर में ये पंचांग जा रहा है या जाएगा, जो भी है, तो लोग क्यों इस पंचांग को अपनाएं? क्योंकि पुरानी बातें लोग भूलना नहीं चाहते हैं, और रामनारायण पंचांग वगैरह काफी पुराने पंचांग हैं और काफी विश्वसनीय भी हैं, तो लोग उसको छोड़ के आपके पंचांग को क्यों अपनाएं? नहीं, पंचांग हम तो कहेंगे नहीं किसी को छोड़े जी, लेकिन एक बार कोई व्यक्ति जब तक दूसरी चीज के बारे में जानकारी नहीं करता है वो उसमें आश्रित रहता है। जी जी। जिस दिन उसकी खोज हो जाए कि मैं कुछ और देखूं, तो मैं जो हमारा गुरुदेव हिंदू पंचांग एक बार कोई लेगा, इसमें आपको ये मैं बता देता हूँ, इसमें खास विशेषता ये है कि जैसे हम अग्निवास देखना है जी, हमें कब हवन करें, अग्नि क्या वास पाताल में है या पृथ्वी में है या आकाश में है, ये जानकारी किसी पंचांग नहीं देता है। हमारा श्री गुरुदेव हिंदू पंचांग में अग्निवास का डेट लिखा है, इतनी इतनी तारीख को अग्निवास है, जो एक बिल्कुल डिफरेंस है अन्य पंचांग से। दूसरी बात, शिववास देखना है कि हमें शंकर जी का रुद्राभिषेक करना है, तो शिववास की बहुत देखना जरूरी है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि अगर शिव जी का वास ना हो, आपने रुद्राभिषेक किया, वो फल बहुत दुष्परिणाम होते हैं। तो ये भी हमने देखा कि हर बुंदेलखंड में हमने सबसे देखा कि शिव भक्त ज्यादा है। बिल्कुल, और शिव भक्ति इतनी है कि लोग हमेशा पंडित ज्योतिषों से ही टाइम घर घर में निकलवाते शिवलिंग हैं। के निर्माण होते हैं। जी जी, तो हमने शिववास का एक बुंदेलखंड की चाहता के अनुसार, जो यहाँ के लोगों की चाहता के अनुसार हमने शंकर जी का वास दिया है, जो हर डेट में लिखा है, उसमें तारीख लिखा है जी। और दूसरी बात, हमारे जो पंचांग है, पंचांग मतलब एक ज्योतिष भाषा में तिथि वार नक्षत्रम योग करण में बचा, ये 5 अंगों है पंचांग का। तो हमने इस पंचांग के सम्मुख में, अन्य पंचांग में अगर किसी ज्योतिषी भी चाहेगा कि हम इसमें कुंडली निर्माण करें, तो वो पूरा पंचांग पलटाएंगे कि कहाँ इसमें करणों का मान दिया है, कहाँ योग का मान है, हमने पूरा सामने रखा है इसको 5 अंग का। और सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि हमारी जो ग्रह स्थिति है, किस तारीख को कौन सा ग्रह कितने बजे कौन से नक्षत्र में प्रवेश हो रहा है और कितने बजे बकरी हो रहा है, कितने बजे मार्गी हो रहा है, इस पर डिटेल पूरा जानकारी। बिल्कुल, ग्रह स्थिति से प्रश्न हम आपसे पुनः पूछेंगे, लेकिन आप दीक्षित जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप भागवत विशेषज्ञ, कर्मकांड विशेषज्ञ हैं, तो भागवत और कर्मकांड क्या मतलब, कर्मकांड का क्या मतलब है? कर्मकांड का विषय ये है जी कि जो भी हमारे सनातन धर्म से या हमारी संस्कृति से या शास्त्रों से जो सम्मत क्रियाएं हैं, जो शास्त्र विधि विहित हैं, उसी को कर्मकांड कहा गया है। कर्मकांड जैसे जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत जितने भी संस्कार होते हैं, वो सब संस्कार और संस्कारों के साथ साथ में जो जीवन में हमें किस प्रकार से जीना है या किस संस्कृति को पकड़ना है, वो भी कर्म संस्कार ही है, वो भी कर्मकांड से ही जुड़ा हुआ है। कर्मकांड शब्द से ही शाब्दिक अर्थ हमारी निकल रहा है। संस्कृति कर्मकांड से जुड़ी हुई है। कर्मकांड ये है कि हम किस कार्य को, भगवत कार्य को किस विधि से करें और किस नियम से उसको चलाएं, ये कर्मकांड बताता है। विधि विधान और नियम मर्यादाएं, ये कर्मकांड से सब जुड़ी इसका हुई एक है। शुद्ध भावार्थ भी है। कर्म और कांड, कांड मतलब घटनाएं कहते हैं, है ना। कर्म मतलब जो घटनाओं को कर्मों के द्वारा किस कौन सा कर्म, विधि कर्म के अनुसार, जो हमारा वो शास्त्रोक्त कर्म के द्वारा उस घटनाओं को ह्रास वृद्धि का करने की, जैसे मान लीजिए किसी को लिखा है घटना कि किसी को अकाल मृत्यु लिखा है, तो वहां कर्मकांड की आवश्यकता पड़ जाएगी, क्योंकि अकाल मृत्यु लिखा है तो इस व्यक्ति के लिए हम क्या करें, तो वहां कर्मकांड स्पेशलिस्ट बताएगी कि इस व्यक्ति के लिए ये पूजन करें, यानी कि उस घटना को उससे छुटकारा पाने के लिए जो कर्म किया जाएगा वो कर्मकांड के सहारा लिया जाएगा। बिल्कुल दीक्षित जी, कर्मकांड एक चीज हो गई कि आपके कर्मों के द्वारा जो भी आप कर्म करते हैं वो उससे जो घटनाएं होने वाली हैं, ये हमारी पिछले कर्मों का भी फल होता है। ऐसा है, हमारे जो शास्त्र
विधान बताते हैं उसमें यही कहा गया है कि जो हमने पहले जन्मों में जो कुछ किया उसका हमें 90% इस जन्म में सब कुछ प्राप्त होता है, और जो वर्तमान में हम करते हैं उसका सब 90% जमा होता है। जी जी। तो किया हुआ जो पूर्व जन्मों के हमारे जो संचित है, जो भी कर्म है, उनका जो संचित हमारे पास बैलेंस है, उस बैलेंस को हम इस जन्म में प्राप्त करते हैं 90%, और 10% जो है जो हम अभी कर रहे हैं, जो अभी वर्तमान में चाहे अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, उसका केवल इस जन्म में हमें 10% ही प्राप्त होता है, और 90% इधर का किया हुआ बैलेंस होता है। तो जब हम दोबारा जन्म लेंगे या जिस योनि में जाएंगे, ये आवश्यक नहीं है कि हम फिर से मनुष्य योनि में ही जाएं। हमारे जैसे कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे तो हम ऊपर की योनियों में जा सकते हैं, जैसे देव योनि, और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और यदि बुरे कर्म हैं तो और नीचे की योनियां बताई गई हैं, कुकर, शुकर आदि, इन योनियों में इस योनि से, क्योंकि ये मनुष्य शरीर ही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहा गया है। रामायण में कहा है कि ये साधन करने में, उपाय करने में केवल सक्षम है तो कौन? मनुष्य। पशु पक्षी ये कोई जो है किसी प्रकार का उपाय नहीं कर सकते हैं अपनी योनि को सुधारने के लिए, ना बिगाड़ने के लिए। उनको तो जो प्राप्त है उसको भोगना है, वो भोग योनियां हैं। लेकिन मनुष्य योनि एक ऐसी है जिससे हम आगे जा सकते हैं, अपनी वृद्धि कर सकते हैं, और इसी शरीर के द्वारा, मनुष्य योनि के द्वारा हम नीचे की अपना पतन भी कर सकते हैं। चूंकि हमारा जो ये स्पेशल कार्यक्रम है वो नव वर्ष को लेकर है, तो शर्मा जी हम जानना चाहेंगे कि 2015 आखिर हम कैसे मनाएं? क्या इसमें हम स्पेशल करें ऐसा? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने जी। 2015 जो मनाने की परंपराएं हैं जी, तो पहली बात तो हम आपको एक बताएं, ये जो 2015 ये हमारा नया साल नहीं है जी, ये नया सन है। हमारा जो नया साल है वो चैत्र से मनाया जाता है जी। तो लेकिन जो हमारा अंग्रेजी का ये नया साल होता है, नया सन बदलता है जी। तो जो हम देखते हैं आजकल, तो नई पीढ़ियों को देखते हैं, नयों के साथ में पुरानों को भी देखते हैं कि होटलों में जाना, रात पार्टियां करना, रात भर गंदे गंदे गानों पे नाचना, स्वयं नाचना, परिवार को साथ में लेके जाना, छोटे छोटे बच्चों को दिखाना। तो ये हमारे अनुसार या हमारे संस्कृति के अनुसार या हमारे किसी की भी अनुसार ये ठीक नहीं है जी। भाई नया साल का मतलब होता है कि तुम बहुत अच्छा काम करें और कोई ऐसा काम शुरू करें, कोई ऐसा कार्य से प्रारंभ करें जिससे हमारे साल भर हमारा जीवन बहुत अच्छा रहे। बिल्कुल, हमारे बुजुर्ग भी ये चीज कहते हैं कि नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, तो आप नए वर्ष में कुछ एक ऐसी नई शपथ लें, नया एक आप वचन दें कि आप ऐसा काम दोबारा, कोई गलत काम ना करने का वचन दें या अच्छा काम करने का वचन दें। तो उसमें क्या कि जैसे अब लोग ये होटलों में जा करके, एक तो कई प्रकार का नुकसान है होटलों में, एक तो धन का नुकसान है, जिस धन को हम सुयोग्य जगह लगाना चाहिए, अच्छी जगह लगाना चाहिए, वहाँ न लगा करके और फिर वहाँ जा करके अक्ष भक्ष खाना, जो नहीं पीना चाहिए वो पीना, और फिर रात में राक्षस प्रवृत्ति जिसको कहा जाए, भाई निशा, रात्रि में रात का एक नाम निशा है। तो निशा का निशायाम चरति भक्षयति थी निशाचर, जो रात्रों में घूमे, चरे, भक्षण करे, उसको निशाचर कहते हैं। भाई निशाचर कोई सींग पूंछ तो होते नहीं है, जैसे वो तैसे हम भी हैं। तो हमारा कर्तव्य होता है कि नए साल को हम भगवत पूजा करने से मनाएं, हवन करें, मंदिरों में जाके दर्शन करें, परिवार के साथ में किसी देव स्थान में जाएं, वहाँ हवन पूजन करें, कथा सुने, श्रवण सुंदरकांड का पाठ करें, मतलब कोई भी अच्छा धार्मिक कार्यक्रम करके हमें नए साल की शुरुआत करना चाहिए। मतलब ये जो आपने बताया ये सनातन धर्म की संस्कृति है कि हम चैत्र में हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है। चैत्र में इसलिए नया होता है कि उस दिन उस साल, भाई नए साल का मतलब होता है कि सब जगह नया नया होना चाहिए। तो चैत्र में हम बताएं आपको, नदियों का जल भी शुद्ध होता है चैत्र में, नदियों का नया साल बन गया। चैत्र में आप देखते हैं कि पतझड़ होता है, फागुन में पतझड़ होता है, और चैत्र में सारे वृक्षों के नए नए पत्ते आते हैं। तीसरा हमारा मेन जो भारत देश है वो है गांव के ऊपर आधारित। हमारे यदि गांव के किसान सुखी हैं तो सब सुखी है। तो चैत के महीने में सब किसानों के यहाँ नया गल्ला आता है तो वो भी सुखी होते हैं। दूसरा, चैत्र का दिन जिस दिन से शुरू होता है नए वर्ष का, उस दिन से हमारे यहाँ देवी की उपासना होती है, चैत्र नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। तो शक्ति की उपासना करने से, शक्ति की उपासना करके हम 9 दिन तक भजन पूजन साधना अनुष्ठान में रहते हैं, इसलिए नया साल बहुत अच्छा होता है। चैत्र की और एक बात है, महाराज जी ने जो बताया वो बहुत नया चीज बताया। एक और है कि ज्योतिष दृष्टि से में जब हमारा जो मेष राशि होता है वो पहला 1 नंबर राशि है,
और ज्योतिष दृष्टि के आधार पर चैत्र का नवरात्र से वो जो ज्योतिष वर्ष जो कहते हैं ना, ज्योतिष का न्यू ईयर जी वो चैत्र है। अच्छा चैत्र की जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, उसमें दिन क्या होता है कि मेष राशि में सूर्य आते हैं, मेष राशि में चंद्र आते हैं, तो ये सूर्य चंद्र का जो शुरुआत है जी वो आसपास उसी में हो जाते हैं। तो इसलिए वो ज्योतिष का न्यू ईयर है वो। और ज्योतिष हमारे हिंदू संस्कृति के बिल्कुल, मूल बिल्कुल। चक्षु है, हाँ। हमारे वेद का चक्षु है ज्योतिष। बिल्कुल, जैसे सभी देखना चाहते हैं अपने भविष्य को ज्योतिष की नजरों में, ज्योतिष के नहीं, वेद का आंख कहा गया है, बिल्कुल। वेद का आंख जो है ज्योतिष है जी। तो इसीलिए हमारा वो जो चैत्र का जो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का वो नववर्ष जो है विक्रम संवत का पहला दिन है, और पहला दिन ही साधना से शुरू होता है। परंतु पंडित जी बोलना चाहेंगे कि कोई ऐसा मानता नहीं है, आज की जो जनरेशन है वो 1 जनवरी से ही सेलिब्रेट करती है। नहीं, मैं तो हमारे छतरपुर वासियों को यही कहूंगा कि जी। फर्स्ट ईयर में सबसे बड़ा काम करें। हाँ। अगर आप मान लीजिए आपको पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं है, कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बात वचन रखें कि हम कोई गलत नहीं करेंगे। और दूसरे बात है कि आप जितना 500 रुपया 1000 रुपया वो कहीं होटल में या कुछ खरीदना चाहते हो, उसमें से 50 रुपया भी आप किसी गरीब को गरीब के काम में आए, दान दें, गरीब करें, गौ सेवा वो में भी न्यू लगाएं। ईयर बनाए ताकि। तो मैं एक बात और पूछना चाहूंगी, चैत्र का जो न्यू ईयर है और जो हमारा नव वर्ष है और जो वेस्टर्न न्यू ईयर हम मनाते हैं, उसमें क्या आखिर डिफरेंस है? देखो, हमने बताया आपको कि चैत्र का जो वर्ष मनाते हैं हम जी वो भारतीय परंपरा का वर्ष है। जी, जी। जिस जो नया साल वाकई में जिसको नया साल कहना चाहिए वो तो है हमारा चैत्र से प्रारंभ होता है, जी। लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से जो नया साल है वो हमारा जनवरी से प्रारंभ हो जाता है। और जनवरी के नए साल में कुछ नया नहीं है, फसल नई नहीं है, पत्ते नए नहीं है, किसानों के घर किसी अच्छी चीज से नहीं भर रहे हैं, सब पुराना ही पुराना है। लेकिन नया जो वाकई में जो नया साल है वो हमारा चैत्र से है, जिसमें किसान सुखी। अच्छा, आप देखो जो हमारे चैत्र के महीने में लगभग जो व्यापारी वर्ग है वो भी चैत्र के महीने में अपने बही खाता चेंज करते हैं, उसी समय चेंज करते हैं, लगभग मार्च के महीने में, मार्च और फरवरी मार्च का जो लगभग वही समय होता है। जो आजकल कंप्यूटराइज्ड वर्क भी वाणिज्य में हो रहा है, जो हाँ, भी उसमें भी मार्च से ही माना जाता है। सबसे बड़ी बात है चैत्र की, हम हमारे हिंदू धर्म की जो न्यू ईयर है जी, तो सबसे बड़ी बात है जो महाराज आज ने बताया कि न्यू ईयर में पूजा करे, वो चैत्र के ऐसा न्यू ईयर है, हर व्यक्ति देवी की उपासना करने लग जाता है, तो उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ता। ये धर्म का इतना प्रभाव है। में जो नवरात्र है वो भी शुरू हो वो जाते हैं। पहला प्रभाव है धर्म का, ये समझ लीजिए कितना बड़ा हमारा हिंदू धर्म की कितने दीक्षित जी, बड़े। आपसे पूछना चाहेंगे कि 2015 में राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। जी ये 12 राशियों के लिए 2015 जी 12 राशियों को सबको अलग अलग फल देने वाला होगा ही। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि मेष राशि सबसे पहली राशि मेष राशि है। जी, जी। तो मेष राशि के लिए 2015 में अभी शनि की ढैया मेष राशि के ऊपर चल रही है, तो थोड़ा सा मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष 2015 अनेक प्रकार की परेशानियां, दिमाग में उलझन और आर्थिक नुकसान करने वाला होगा। अब मेष राशि के आगे वृष राशि में आगे जाते हैं जी। तो वृष राशि जो है इस 2015 के लिए वृष राशि वाले जो होंगे उनके लिए वृष राशि खुशी और नौकरी में उनको पदोन्नति होगी, जी, जी। और कभी कभी पारिवारिक कलह है, यानी पत्नी को कष्टकारी हो सकती है। बिल्कुल, मेष राशि के जातकों का पंडित जी का कहना है कि उनके लिए चिंता भरा साल रहने वाला है। चिंता भरा साल जी। रहेगा मेष राशि और के लिए। वृष राशि वालों वृष राशि के लिए थोड़ा मिला जुला है, कुछ सही है और कुछ उसमें जी खराब है उसके लिए। जी। और तीसरी है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए जो है वर्तमान समय में 12 बृहस्पति है बृहस्पति से, तो इसलिए मिथुन राशि किसी वर्ग के लिए, मान लीजिए जैसे पुरुष वर्ग के लिए मिथुन राशि परेशानी करने वाली है, और स्त्री वर्ग के लिए वह मिथुन राशि शुभ कारक है। जी। तो इस प्रकार से जो जातक मिथुन राशि में हैं उनके लिए यह शुभ सूचक है, और स्त्री वर्ग के लिए अच्छी है। अच्छा है। इस प्रकार से अब चलते हैं हम कर्क राशि में। तो कर्क राशि जो है, कर्क राशि में इस समय बृहस्पति है,
तो बृहस्पति कर्क में होने से यह अनेक प्रकार से उन्नति कारक है वृष राशि कर्क राशि वाले के लिए, और जिसमें व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो व्यापार करने वाले व्यक्तियों के लिए लाभ होगा, और नौकरी पेशा वालों के लिए थोड़ा उसमें परेशानी हो सकती है कर्क राशि वालों के लिए। अब आते हैं हम सिंह राशि। सिंह राशि 5वीं राशि है, इसमें भी शनि की ढैया चल रही है। तो शनि की ढैया होने के कारण सिंह राशि वाले जातक के लिए अनेक प्रकार की जो न होने वाली घटनाएं, ऐसी कोई घटनाएं उसके साथ में घट सकती हैं, और पारिवारिक कलह चिंता का विषय उसके सामने आएगा। लेकिन उसको भी अंतिम चरण में वर्ष के अंतिम चरण में उसके लिए 2-3 महीने सुधार कारक होंगे। जी बिल्कुल। सिंह के बाद हम कन्या राशि में आते हैं। तो कन्या राशि यह इसका स्वामी बुध होगा। तो बुध स्वामी होने के कारण यह हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि कारक है जी। मतलब हमेशा इसको आगे बढ़ाने वाली है। इस राशि वाले जातक के लिए लाभ होगा, और इसको मानसिक रूप से किसी प्रकार से कोई टेंशन या किसी प्रकार की कोई बात दिमाग में आएगी, उसके बारे में चिंतन कराएगा, और बाकी परिवार के लिए खुशखबरी है और लाभकारी होगा जी। कन्या के बाद तुला राशि में आते हैं जी। तो तुला राशि के लिए यह वर्ष बहुत ही शुभ सूचना देकर के आता है। तुला राशि को ये 16 फरवरी के बाद इस राशि के लिए कोई अच्छे लाभकारी संयोग बनेंगे, चाहे वह व्यापार क्षेत्र में हो अथवा सर्विस में हो, दोनों में इसको लाभकारी सिद्ध होगी। और तुला राशि के बाद आते हैं वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि में इस समय शनि की 7.5 चल रही है जी। शनि वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक और तुला और धन जी। जब एक राशि में शनि होते हैं वृश्चिक में, तो आगे की एक राशि और एक पीछे की, तीनों में वो लेकर के चलते हैं। इसलिए विशेष करके शनि का प्रभाव वृश्चिक राशि के ऊपर होगा जी। तो वृश्चिक राशि वाले के लिए आर्थिक नुकसान है, और उसको अनेक प्रकार से विघ्न बाधाएं, कोई भी कार्य वो प्रारंभ करेगा तो थोड़ा उसमें रुकावट आएंगी, कार्य प्रगति में शीघ्रता से नहीं जाएगा। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा 2015 शुभ नहीं है बिल्कुल। अब वृश्चिक राशि के बाद आते हैं हम धन राशि में जी। तो धन राशि विशेष करके जो अपना अध्ययन करने वाले छात्र हैं, अध्ययन कार्य करने वाले छात्रों के लिए वह शुभ है जी। और जो व्यापार है, व्यापार के लिए इसमें भी थोड़ा मंदी का काम रहेगा, अच्छा व्यापार नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो सर्विस का योग, जो सर्विस करने वाले हैं, उनके लिए कभी अच्छा है और कभी बुरा है, और पारिवारिक दृष्टि से भी यह राशि अनेक प्रकार से थोड़ा कष्टकारी है सभी के लिए। अब धन के बाद आते हैं मकर। मकर राशि इस समय इसको चंद्रमा की जो दृष्टि है बहुत ही उत्तम है जी। तो चंद्रमा की दृष्टि उत्तम होने से जो मकर राशि के जातक हैं, उनको मन में प्रसन्नता, उनके साथ में धार्मिक कार्य या परिवार में कुछ विवाह शादी आदि के मांगलिक कार्य होने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। मकर के बाद आते हैं कुंभ राशि में। कुंभ राशि 2015 कुंभ राशि के जातक के लिए यह मिला जुला संकेत देने वाली है जी। इसमें क्या है कि पारिवारिक कलह भी होगा, लेकिन पारिवारिक कलह के बाद में कोई धार्मिक कार्य बड़े करने का उसको अवसर प्राप्त हो सकता है, और अनेक प्रकार से उसके घर में कोई आवागमन आने वालों की वृद्धि रहेगी। इस प्रकार से कुंभ राशि का ये फल है। और मीन राशि 2015 के लिए, मीन राशि वह उसमें केतु का संचार है मीन राशि में, इसलिए 13 जुलाई से इसको उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इसके पहले अनेक प्रकार की कुछ बाधाएं आएंगी, और आर्थिक लाभ होगा, और आर्थिक लाभ के साथ साथ में घर में
उत्सव और अच्छे कार्य होंगे। जी, मतलब कि 2015 में जो 12 राशियां हैं उन सभी का मिला जुला एक संकेत रहने वाला है संकेत। मैं और दर्शकों से और एक बात बढ़िया आसानी से कर दूंगा कि गुरुदेव हिंदू पंचांग में राशि फल इस वर्ष बहुत अच्छा दिया गया है और विस्तार से दिया गया है और राशि फल आराम से पढ़ सकते हैं और उसमें एक एक महीना का विचार दिया गया है। आपने पूछा था कि ये अभी इस पंचांग में क्या है, इस पंचांग में उपाय भी लिखा गया है। इस पंचांग में उपाय भी लिखा गया है। उपाय ढूंढने के लिए किसी अब धर्म ग्रंथ किताब की जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, वो उसका उपाय भी उसमें लिखा है। पंडित जी GDN सन्स में भी दे रखा है, साइड में कॉलम रहता है तो उसमें मंथली भी दे रखते हैं, शॉर्ट में ही दे रखते हैं, शॉर्ट में दिया है ना। लेकिन इस विस्तार में है, इस पंचांग में क्या है, उपाय भी लिखा है। जैसे मैं आपके कहूंगा कि मांगलिक दोष के लिए हमारे छतरपुर की बहुत माता पिता, मेरे बेटी की मांगलिक कुंडली है, मैं क्या करूं, उसमें भी बहुत बढ़िया व्रत कथा लिखी गई है, हरताली का व्रत कथा लिखी गई है और शनि का 7.5 का प्रभाव महाराज ने जैसे बताया कि वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि वाले की घबराने की जरूरत नहीं है। आप हिंदू पंचांग में उठा के देख लीजिए, आपको शनि के उपाय के बहुत ही आसान से और हिंदी व्रत कथा में आप कर सकते हैं, आप अपने कष्ट से छुटकारा पा सकते हैं। पंडित जी का कहने का तात्पर्य यह है कि जो इनका हिंदू पंचांग है उसमें आप कथाएं भी, व्रत कथाएं भी अपनी देख सकते हैं और जितने भी राशियों पे कोई भी निगेटिव जो भी विचार पड़ रहे हैं, सनातन धर्म की 16 संस्कार उसमें वर्णन है। जी, राशियों की बात चल रही है पंडित जी, एक बहुत ही मुख्य बात पूछना चाहूंगी। शर्मा जी से बात हुई थी कि राजनीतिक विचार नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो आखिर नरेंद्र मोदी की कुंडली इस वर्ष क्या कह रही है? रही बात आपने अभी प्रश्न जो ये पूछा है कि ये इस कुंडली में और क्या है विशेषता है, अब राज्यसभा सदस्य में नरेंद्र मोदी जी को काफी मदद मिलेगी, जिसके कारण में हमारे देश की विकास की जो मार्ग है वो रफ्तार उसका तेज हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की कुंडली में एक चीज है जो थोड़ा बहुत किसी महापुरुष की कुंडली से मैचिंग होती है, जिस तरह के भगवान रामचंद्र जी भी है, तो अच्छा काम करते हैं, सब कुछ करते, लेकिन कोई बोलने वाला टोकने वाला तो जरूर होंगे। इस चीज को दिमाग में ना लेके उनका अपने देश की विकास की ओर जाएं और जाएंगे भी हुए कुंडली के आधार पर, ये किसी की सुनेंगे नहीं। तो जो देश की क्योंकि जो उन्होंने अपने चुनाव के समय काफी सभी से वचन दिए थे, सभी को भरोसा दिलाया था कि वो 125 करोड़ के प्रधानमंत्री है और ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है, भारत के प्रधानमंत्री है। भारत के विकास के लिए आने वाले 10 साल तक उनकी जरूरत है। उनकी कुंडली करिए तो 15 साल तक राज करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी उन्होंने कई बार ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि 2019 तक वो कुछ ऐसा करेंगे, भारत इतना ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा। और जैसे कुंडली बता रही है उनकी कि अगले 15 सालों तक बिल्कुल वो सत्ता में रहने वाले हैं और भारत का जो विकास है वो बिल्कुल बहुत अच्छा करने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। जी बिल्कुल। तो पंडित जी, आप लोगों से पूछना चाहूंगी, जैसे दीक्षित जी ने कई राशियों में बताया कि प्रॉब्लम्स चल रही हैं, 2015 अच्छा नहीं है, तो उन प्रॉब्लम्स का निवारण कैसे होना है, उन समस्याओं का? देखिए, मेष राशि के लिए थोड़ा सा महाराज जी ने बताया कि उलझन का जी है, जी, तो चिंतन रहेगा बहुत ज्यादा, वो टेंशन रहेगा। तो टेंशन की उपाय भी है। हर ग्रह की अगर कुछ ना कुछ उसकी राशि से प्रभाव पड़ता है तो उस प्रभाव के निराकरण भी है जी। तो मेष राशि वालों के लिए एक सबसे बढ़िया है कि जो न्यू ईयर है, आप शुरुआत करें, गाय को चारा खिलाएं जी, या किसी भी पक्षी को दाना डाले। तो इस तरीके से आप करें तो आपका राशि स्वामी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जिसके कारण आपको टेंशन नहीं आएगा। रही बात वृष राशि वालों के लिए, वृष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं सौंदर्य सामग्री जी, जैसे कि श्रृंगार सामग्री किसी भी कन्या को दान करे तो वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए एक लाल रंग की कपड़ा या लाल रंग की कोई भी लाल कलर से संबंधित हो, वो किसी पुजारी जी हो, हनुमान जी के मंदिर के पुजारी हो, उनको भेंट करें या हनुमान जी का सिंदूर चढ़ाए। और कर्क राशि वालों के उपाय के लिए अगर कोई ज्यादा से ज्यादा परेशानी है तो, लेकिन मैं तो कहूंगा कि कर्क राशि वाले के लिए इस वर्ष अच्छा होगा, तो इनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। फिर भी एक किसी भी गरीब को दान करें, कंबल बांटे, इस समय में जो राहु का सामग्री के बांटने दे तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। सिंह राशि वालों के लिए जो है कि शनिवार के दिन जाके वो दीपक चढ़ाए, भगवान के यहाँ दीपक जलाए और शनि के परिक्रमा करे और शनि के व्रत कथा का पालन करे और उसको पूरा नियमित पूजन पाठ करे। कन्या राशि वालों के लिए हमारा जो वर्ष का प्रवेश है
कन्या राशि वालों के लिए इसमें 2015 का एंट्रेंस भी है। तो कन्या राशि वालों के लिए सबसे ये है कि आप घबराए नहीं, आपके हर काम होंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य के प्रति एक सबसे बड़ा उपाय है कि आप थोड़ा धैर्य रखें, जल्दीबाजी नहीं है, काम तो होगा लेकिन जल्दीबाजी नहीं है। और तुला राशि वाले के लिए, तुला राशि वाले के लिए एक ही उपाय है कि आप कुछ भी करो ना या ना करो, लेकिन अगर आपने गुरु दीक्षा ली है या गुरु मंत्र लिए हैं तो वो मंत्र निरंतर जाप करें तो आपके लिए हितकारी है। और कहीं ना कहीं आपकी कोई अनिष्टकारी घटना हो तो उससे आप बच सकते हैं कि सिर्फ गुरु मंत्र से सारे संकट आपके तरफ निश्चित रूप से। ये तुला राशि के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये है कि मेष और छठा भाव का जो स्वामी मंगल है, तो ऐसे राशि वालों को अधिकतर शत्रु बढ़ेंगे, क्योंकि महाराज जी ने बताया कि शनि का 7.5 का बहुत ही प्रभाव ज्यादा है। तो शनि व्रत, शनि कष्ट निवारण के लिए हमारे हिंदू पंचांग में दिया गया है व्रत कथा। अगर किसी को भी प्राप्त करना हो, ये हमारे यहाँ आकर इस व्रत का धागा निःशुल्क प्राप्त करे, जो वृश्चिक राशि वाले के लिए सबसे बड़ा उपाय है। थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा किसी के पास जाने के लिए। रही बात धनु राशि वाले के लिए, धनु राशि वाले के लिए इस वर्ष तो बहुत अच्छा ही होगा और थोड़ा बहुत मांगलिक कार्यक्रम होंगे, पैसा खर्च होगा। इसमें तो कोई जिसकी शादी होती है, मान लीजिए वो खर्चा होता है, तो कोई मांगलिक कर्म करे तो पैसा खर्च होगा, व्यय होगा, हो जाने दीजिए। कोई उपाय, धार्मिक और मांगलिक कर्मों में तो खर्चा शुभ ही माना जाता है, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। और मकर राशि वालों के लिए ये है कि इस वर्ष जो है चंद्र ग्रहण 2 पड़ रहे हैं, एक अप्रैल में है और एक सितंबर में। तो मकर राशि वालों के लिए ये जो समय है, चंद्रमा का उपाय करें। चंद्रमा को बलवान करने के लिए शंकर जी को रुद्राभिषेक करें या जल चढ़ाए, या तो पूर्णिमा के दिन व्रत कथा सुने। और कुंभ राशि वालों के लिए ये सबसे अच्छा दिन है, ये अच्छा साल है, इतना घबराने की बात नहीं, इनके लिए सब अच्छा है। ये एक उपाय करें कि अपने माता पिता की बात को पालन करें। और मीन राशि वालों के लिए उपाय, सबसे बड़ा उपाय है कि आप सूर्य के जल चढ़ाएं, तो आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगे, आपके कष्ट निवारण होंगे। जी बिल्कुल, बहुत ही आपने अच्छे से उपाय बता दिए, सभी की चिंताएं दूर कर दी जिनको भी अपनी राशियों को लेकर चिंताएं थी। और अंतिम में मैं शर्मा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि जो 2015 का मौसम रहने वाला है, बरसात कैसी क्या होने वाली है, कैसा मौसम रहने वाला है? 2015 में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस बार अधिक मास है जी। 12 महीना होते हैं, लेकिन अधिक मास यानी 2 महीना अधिक है। आषाढ़ महीना 2 महीना रहेगा, एक ही महीना 2 माह तक चलेगा। तो आषाढ़ मास अधिक होने से बरसात बहुत अच्छी होती है और फसलें बहुत अच्छी होती है, किसानों को बड़ा लाभ रहेगा, दोनों ही फसल बहुत अच्छी होगी। वैसे भी दीक्षित जी पहले भी बता चुके हैं कि 2015 कृषि के नाम से बहुत ही अच्छा रहने लेकिन कहीं कहीं हमारे शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि अधिक आषाढ़ होने से किसी विशेष व्यक्ति, राजनीति के किसी विशेष व्यक्ति की हानि भी होती है। ये भी आषाढ़ मास एक सूचक, अधिक मास होने से ये भी एक सूचकांक बताता है। तो इस साल जो 2015 है बरसात की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा और फसल की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा और सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऐसी हम जो है मंगल कामनाएं करते हैं। हम सबकी तरफ से यही कामना रहेगी कि 2015 जो वर्ष है वो केंद्र का हो या राज्य का या हमारे नगर का, गांव का हो या किसी की पारिवारिक घटनाएं हो, जो भी हो सभी के लिए मंगलमय हो। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम में आने के लिए और अपने विचारों से, ज्योतिष से हमारे नगरवासियों को एक नई राह देने के लिए, नए वर्ष के लिए। और आप सभी को फिर से पुनः नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।